Okay, so we'll start with few numericals today, then we'll go ahead with more theory. तो जो भी हमने सीखा है अभी तक, हमने क्या सीखा है? AC कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, AC कनेक्टेड टू अ इंडक्टर एंड AC कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर। उस पे जो क्वेश्चंस है, we'll solve few of them and then we'll go ahead and look for theory of LCR. तो LCR मतलब तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लगा दिए, वो हम लोग देखेंगे, बट आफ्टर वी डू दिस न्यूमेरिकल्स। तो 13.1 एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, तो आपको गिवन में ईएमएफ का वेव फॉर्म दिया है, E इज इक्वल टू 6 साइन ऑफ 314t। आपको बोला है टू फाइंड आउट पीक वैल्यू, सो यू आर सपोज टू फाइंड आउट पीक वैल्यू मतलब E0। यू आर सपोज टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी मतलब F या N, जो भी आप डिनोट करोगे। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट टाइम पीरियड, you are supposed to find out instantaneous value at t equal to 2 millisecond. So you are supposed to find out the value of E itself at t equal to 2 millisecond. Okay, so formula की तो जरूरत है नहीं यहाँ पे। So solution, so let's say equation 1 comparing equation number 1 with standard equation, E is equal to A0 sine of omega t. So when you compare this, your question is already solved here. क्यों? क्योंकि 1 E0 turns out to be 6. ओके, आप बोलोगे कि 6 क्या? तो ये EMF है, EMF is in volts, तो ये आएगा 6 volt and I hope they have given correct, yes they have given correct SI units, तो 6 volt। दूसरा हमको बोला है फ्रीक्वेंसी, तो जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन 1 को E0 sin ओमेगा टी के साथ, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा 314, तो ओमेगा टर्न्स आउट टू बी 314, and which means omega you already know, omega is 2 pi f या n। तो ये आपका सॉल्व करने के बाद आ जाएगा वैल्यू ऑफ f। तो वॉट एवर वैल्यू यू गेट ऑफ f हियर, 314 by 2 is 157, तो आपको मिल जाएगा 157 by pi। तो 157 by pi रखो, दैट इज ओके, आई मीन आई डोंट रियली, वी डोंट नीड इट। तो जो भी बोला है 50 हर्ट्ज आता है वो। वन, ये 1 रहा, ये 157 रहा। ओके, इफ यू नो वैल्यू ऑफ pi इज 3.14, तो 157 अपॉन 3.14 टर्न्स आउट टू बी 50 हर्ट्ज। ओके, देन टाइम पीरियड तो ओमेगा से मिल जाएगा आपको, क्योंकि या तो फ्रीक्वेंसी से मिल जाएगा, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 50, 1 बाई 50, 0.2 और ये ऊपर जाके -1 होगा, तो 0.02, तो 0.02 सेकेंड्स आएगा, तो 0.02 सेकेंड्स का टाइम पीरियड आएगा, दैट इज व्हाट यू शुड बी गेटिंग। गुड, देन okay, let me just make some little more space here. Okay, so इसको और स्पेस बना देते हैं यहाँ पे, आई वॉन्ट लिटिल मोर स्पेस। गुड, तो लास्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज, ई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोली है आपको, तो आई थिंक इट इज अ जोक। व्हाई इट इज अ जोक? बिकॉज ई इज इक्वल टू E0 साइन 314t आपको पता है, उसमें सिर्फ आपको t की वैल्यू 2 मिली सेकेंड डालनी है एंड यू आर डन। सो आई होप इट इज नॉट वेरी बिग डील। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ है आपको,
उस इक्वेशन नंबर 1 में यू कैन जस्ट पुट वैल्यू ऑफ टी एस, क्या करोगे, वैल्यू ऑफ टी क्या डालोगे वहां पे, व्हाट वैल्यू विल बी पुटिंग, टेल मी क्विकली, क्या बोला है आपको, व्हाट दे हैव टोल्ड यू, क्विक क्विक क्विक, what they have told you, they have told you to find out what हाँ, e की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ e का मतलब क्या होता है, एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब क्या होता है, यू हैव टू पुट t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1, तो बस वो सब्सटीट्यूट करो एंड यू आर डन. सो आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस थिंग्स, बट मुझे ये प्रॉपरली मैनेज करना है, तो आई वॉन्ट इट टू लुक प्रॉपर. गुड, डन. तो इट लुक्स गुड नाउ. यस, ठीक है. सो लास्टली यू आर सपोज टू फाइंड आउट e एट 2 मिलीसेकेंड. तो 6 साइन ऑफ 314, 2 मिलीसेकेंड्स का मतलब होता है 2 इंटू 10 पावर माइनस 3. तो इसको t की जगह पे 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 डालोगे तो यू सॉल्विंग दिस 6 साइन ऑफ 314 इंटू 2 628, और ये 3 पॉइंट मतलब 0.628. ओके, so sine of this value 0.628 is how much? नहीं पता. पहली बात तो ये बताना चाहिए whether this is in radians or it is in degrees. तो ये देखो ये क्या आता है, it happens to be 1. तो ये 1 वैल्यू आती है. तो पहले आपको देखना पड़ेगा if it is in degrees or if it is in radians. All right, so you will get e is equal to 6 sine of 314 into 2 into 10 power minus 3 as sine of 0.628, और ये sine की वैल्यू 1 आती है. राइट, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट, और ये है वोल्ट्स में. तो 6 वोल्ट आपका आंसर आ गया इंस्टेंटेनियस. व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब वो पीक वैल्यू पे ही था 2 मिली सेकेंड्स पे, है ना, क्योंकि पीक वैल्यू इज 6. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व इट. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. An alternating voltage is given by E is equal to 140 sine of 3142t. तो E is equal to 140 sine of 3142t is connected across a pure resistor of 50 ohm. You are supposed to find out one, the frequency of the source, दूसरा RMS current through resistor. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट IRMS. ओके, तो सबसे पहले आपको RMS वैल्यू ऑफ रजिस्टर करंट बोला है, EMF नहीं. तो ये डिफरेंट है क्योंकि आप कंपेयर करोगे, आप बोलोगे RMS वैल्यू इज पीक वैल्यू बाय, व्हाट इज आर वैल्यू, फॉर्मूला ऑफ RMS वैल्यू, पीक वैल्यू बाय, भूल गए, पीक वैल्यू बाय व्हाट, पीक वैल्यू बाय व्हाट, फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n ये यूज कर लोगे. RMS वैल्यू पीक वैल्यू बाय व्हाट, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए IRMS. हाँ, IRMS is peak value by root 2. हमको ये रजिस्टर लगाया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने प्योर रजिस्टर को कनेक्ट किया है. तो प्योर रजिस्टर के केस में ये भी याद होना चाहिए कि I0 E0 बाय R आता है, तब जाके ये क्वेश्चन होगा सॉल्व. तो पहला पार्ट ओमेगा, आप जब इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू कैन सी इज ओमेगा की वैल्यू है 3142, दैट इज 2 पाई f इक्वल टू 3142, राइट.
तो ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू 3.14 होती है, तो आई कैन राइट दिस एज पाई की वैल्यू एज 3142 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्योंकि 3.142 होता है, f इज इक्वल टू 3142, ये और ये हो गया कैंसल, तो f की वैल्यू आ गई 1/2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 3, मतलब 1000/2, मतलब 500 हर्ट्ज। तो 500 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है वहां पे। ओके, सो यू हैव 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देयर। तो ये मिल गया आपको पहला पार्ट खत्म। दूसरे पार्ट में क्या करोगे? दूसरे पार्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, IRMS equal to I0 by root 2, but I0 is E0 by R. So E0 root 2 by R. This values you will be substituting. Okay. And since I don't have space, I will ask you to do this calculation by yourself, क्योंकि E0 की वैल्यू है 140, R की वैल्यू है 50 और रूट 2 है यहाँ पे, ये तो हो गया कैंसल कैंसल। 14/5 मतलब 28/10 मतलब 2.8 बाय रूट 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो 7√2/5, ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि 14 को मैंने लिखा 7 इंटू 2, 2 को लिखा रूट 2 इंटू रूट 2, तो 7/5 इज 1.4, करेक्ट। रूट 2 इज अगेन 1.4, व्हाट इज 14 स्क्वायर? 196, तो ये 1.96 होगा फाइनली, है ना? तो समथिंग लाइक दिस, तो आपको 1.98 is the exact answer that is given to you. So calculations I am leaving it on to you because I already told you how to do it, right? Good. तो ऐसा इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.3, an inductor of inductance 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF. पीक EMF मतलब आपको गिवन में पीक वैल्यू दी हुई है EMF की, सो इन गिवन क्वांटिटी यू हैव इंडक्टेंस वैल्यू L दैट इज 200 मिली, तो 2 into 10 पावर माइनस 1 हेनरी, क्योंकि 200 मिली इज 10 पावर माइनस 3, तो 10 पावर माइनस 1 बचेगा। पीक वैल्यू मतलब E0 वैल्यू इज 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी मतलब F या फिर N जो भी डिनोट करोगे 50 हर्ट्ज। आपको बोला है यू आर सपोज टू कैलकुलेट, यू आर सपोज टू फाइंड आउट पीक करंट मतलब I0। Secondly, you are supposed to find out instantaneous voltage of the source when current is at peak value. So E0 at I0, E at I0, instantaneous value of voltage. तो E at I0, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, राइट? तो it is very simple question actually, but I want to see how is your level of memory that you can recall formulas. तो डेफिनेटली फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। I0 कैसे फाइंड करेंगे इस केस में, ये इंडक्टर है, so since it is inductive circuit and not resistive circuit, you should know that I0 will be equal to E0 by XL instead of R. XL is the resistance offered by inductor to AC current, इसको हम लोगों ने इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बोला था, एंड आई टोल्ड यू कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डज द सेम जॉब एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये पता होना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि XL की वैल्यू होती है ओमेगा N, इफ यू रिमेंबर, और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस टर्न्स आउट टू बी 1/ओमेगा C, राइट? तो इतना अगर आपको पता है तो सॉल्व करना इजी होगा, राइट? और क्या फाइंड करना है, E at I0 को देख लेंगे हम लोग, राइट?
तो हमको क्या फाइंड करना है, I0 which is E0 by omega L now because X is omega L. So I0 is equal to E0 by omega is 2 pi times of frequency into L. E0, तो I0 is equal to E0 और E0 की वैल्यू आपको दी है 210 अपॉन 2 पाई, F आपको दिया है 50 और L आपको दिया है 2 इंटू 10 पावर -1. तो 2 इंटू 50 100, 10 पावर 2 और -1 मतलब 10 पावर 1 और इंटू 2 मतलब 20 पाई. तो नीचे आपके पास है 20 पाई. 20 पाई, 2 पाई is 6.28, 20 पाई is 62.8. तो 210 upon 62.8. How much? 3 point something. क्यों? क्योंकि 210 upon 70 is 3. यहाँ पे 210 upon 62.8 आ रहा है हमारा. तो this will be 3.342 roughly ampere. Okay, good. Then देखेंगे इसको बाद में. See if there is space to write down things. Okay, then in the second part, how do you solve? How do you find out E? आपको बोला है ना, what is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value? Yes, so yeah. So in an AC circuit with L, मतलब inductor, E and I have phase difference of pi by 2. Therefore, when I is I0 implies omega t is pi by 2 because I equal to I0 sine of omega t. Sine of omega t की वैल्यू 1 मतलब omega t की वैल्यू pi by 2. Therefore, E is equal to E0 cos of omega t, which is 0. So when the current is at peak value, the instantaneous voltage is 0. It is 0. खत्म. सॉल्व हो गया क्वेश्चन. गुड इनफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4. All right. So leave some space for later. A capacitor 2 microfarad, मतलब 20 to 10 power minus 6 farad, is connected to an AC source of EMF 250 sine 100 pi t. Write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC ammeter connected in the circuit. So what they are trying to ask you is, first you are supposed to write down the equation for instantaneous current, मतलब I का equation. Okay, this is nothing, joke. दूसरा, they are asking you to find out value of रीडिंग ऑफ AC एमीटर. मैंने आपको उसी दिन बताया था कि हम लोगों को वो हीटिंग इफेक्ट क्यों मेजर करना पड़ता है. RMS का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आप वोल्ट मीटर या एमीटर यूज करोगे तो इट गिव्स यू एवरेज और RMS वैल्यू ओनली, राइट. तो AC
एमीटर का रीडिंग मतलब IRMS पूछा है, राइट। तो एमीटर या वोल्ट मीटर का रीडिंग अगर होगा तो IRMS और ERMS पूछा है आपसे, पहले ये आपको पता होना चाहिए। देन एंड एज आई टोल्ड यू, अगर हमको इंस्टंटेनियस मतलब हमको अगर I चाहिए तो I0 sin ओमेगा टी या फिर I0 cos ओमेगा टी लगेगा। यू रिमेंबर कैपेसिटर में हम E इक्वल टू E0 sin ओमेगा टी से स्टार्ट करते हैं और I इक्वल टू I0 cos ओमेगा टी फाइनल आता है, which was telling you that current is leading and EMF is lagging। मतलब ओमेगा टी की वैल्यू हमारे पास है, मतलब हमको चाहिए I0 की वैल्यू। तो I0 की वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालोगे, जैसे हमने पहले किया था अभी भी वैसा ही करेंगे। I0 is equal to E0 upon XC। But if you remember, XC is 1 upon omega C। Good। तो ये आपको पता होना चाहिए। Then how to find out, how do you find out the value of IRMS? That is simply I0 by root 2। I0 तो वैसे भी फाइंड करने ही वाले हो। गुड, तो लेट अस सॉल्व दिस। तो सबसे पहला हमको I इक्वल टू I0, हमको पता है कि यहाँ पे cos ओमेगा टी आएगा, तो बोल देना यहाँ पे since I leads E in a capacitive circuit। तो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना लिख दिया तो sufficient enough। Therefore you have I equal to I0, but I0 is E upon XC। Okay, and this XC turns out to be omega C। तो omega C E0 cos of omega t, but omega t is 100 pi t। ये बता रहा है हमको 100 pi t, 100 pi t, राइट। तो जैसे आप कंपेयर करते हो तो ओमेगा भी आपको पता है 100 पाई आएगा। दिस इज ओमेगा 100 पाई। सी की वैल्यू 2 माइक्रो फैरेड, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरेड, माइक्रो इज 6 इंटू E0 इज 250, ओके, इंटू कॉस ऑफ 100 पाई टी एज इट इज रखेंगे हम लोग। वी कॉस ऑफ 100 पाई टी हमको कुछ करना नहीं है उसका, वी जस्ट हैव टू कीप इट एज इट इज, क्योंकि अल्टीमेटली दैट शुड बी देयर इन द फाइनल फॉर्म, वो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पूछा ही है इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन। ओके, देन ये 10 पावर 2, ये 10 पावर माइनस 6, मतलब कितना 10 पावर माइनस 4, ये टोटल 500, तो 10 पावर माइनस 2 बचेगा, है ना। यहाँ पे 2 10 के पावर प्लस आएंगे, यहाँ पे 2 है और माइनस 6 है, तो अल्टीमेटली यू विल हैव 5 पाई इंटू 10 पावर माइनस 2, और यहाँ पे आपका 100 लिखना रह गया, तो मुझे यहाँ पे कॉस में 100 लिखना पड़ेगा। तो आई विल हैव टू राइट डाउन कॉस ऑफ 100 पाई टी। गुड गुड, तो ये आ गया आपका कॉस ऑफ 100 पाई टी। 5 पाई, you should know what is the value of 5 pi, 3.14 into 5, 314 का हाफ। what is 314 का हाफ, या फिर 314 into 5, 1, 300 का हाफ 150, 157, 157, 5 into 3.14 is 15.7, 15
0.710 power minus 2 is 0.157. 0.157 cos of 100 pi t. This is instantaneous current. गुड. आप चाहो तो आप यहाँ पे साइन भी लिख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट इट दिस वे. यू कैन राइट डाउन साइन ऑफ, क्योंकि करंट लीड करता है इसलिए साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि करंट लीड करता है. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, अप टू यू. ये हो गया आपका खत्म क्वेश्चन. आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो बाई √2. पर अभी वापस से आई जीरो कैलकुलेट नहीं करना, ये आई जीरो ही होता है. दिस इज आई जीरो. तो व्हाट इज आई जीरो? 0.157 by √2. √2 is 1.414. तो 157 upon 1.414. Definitely it is less than 1. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो it will turn out to be 0.111 एम्पियर. ओके, तो क्वेश्चंस वे आर डैम सिंपल. बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. आपको सिर्फ अच्छे से फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस related to AC connected to resistor, AC connected to inductor, AC connected to capacitor. Now, in the next topic, we are going to connect all these elements together. तो हम अभी करने क्या वाले हैं, and as usual the pattern is going to remain the same, which means I am just going to explain you and I will paste notes here, both your new textbook and your old textbook. So according to your new textbook, the title of this topic will go as, just a minute, AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series. So AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series. I will better call it as LCR circuit या फिर series LCR circuit. Series L, inductance, capacitance, resistance. तो as the name says, ये जो तीन component है they are in series. तो अच्छे से समझ लेना, because it is very interesting circuit and you need to understand this. तो first of all let us take a circuit. ये हमारे पास एक सर्किट का बेसिक स्ट्रक्चर है. मैं यहाँ पे L कनेक्ट करूंगा, फिर यहाँ पे मैं C कनेक्ट करूंगा, फिर वापस मैं यहाँ पे R कनेक्ट करूंगा इन सीरीज, and I will be putting source of EMF and I will be putting a key somewhere here. Good. So you have inductance, you have capacitance, you have resistance, and all these three are in series and they are connected to alternating source E is equal to E0 sin omega t through a key K. ऐसा है. अब ऐसा क्यों करते हैं पहले वो समझ लो. देखो, एक सर्किट में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम लोगों को करंट और वोल्टेज हमेशा ही इन फेज चाहिए, या फिर करंट और वोल्टेज, करंट इज लीडिंग एंड वोल्टेज इज लैगिंग, या फिर वोल्टेज इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग.
हो सकता है एक ही सर्किट में मुझे कभी पहली कंडीशन चाहिए बोथ इन फेज, कभी करंट को लीड करवाना है, कभी ईएमएफ को लीड करवाना है, डिपेंडिंग ऑन द यूज। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 3 डिफरेंट सर्किट्स, मतलब पहले रेजिस्टेंस, फिर अलग से इंडक्टर, फिर अलग से कैपेसिटर, हम लोग तीनों को एक साथ डाल देते हैं, राइट? So after putting these three together, then the question is, who will decide कि if current will lead or if EMF will lead? तो who will decide? अब हम देखेंगे who will decide, right? सबसे पहले you need to know that the voltage or EMF, in your language EMF, across inductor is EL, across capacitor is EC, and across resistor is ER. क्यों? क्योंकि मैंने E कनेक्ट किया था और 3 एलिमेंट्स है सर्किट में, तो ये E, it will be used by all these 3. So potential drop of EMF across L will be EL, across capacitor will be EC, and across resistance will be ER. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। Then क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, तो आपको पता है कि सीरीज में तो करंट हर एक से एक ही जाने वाला है। करंट विल बी I थ्रू ऑल दिस 3, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट इज ऑलवेज सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट? सिर्फ होगा क्या कि जब ये करंट इंडक्टर से पास होगा तब करंट लैग हो जाएगा, ईएमएफ लीड होगा। जब ये कैपेसिटर से पास होगा तो करंट लीड होगा, ईएमएफ लैग हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस में आएगा तो ये दो बोथ विल गो इन फेज अगेन, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू, by default I will be always keeping current along x-axis by default। तो ये हो गया करंट का वेक्टर I। लेकिन हमको पता है कि रजिस्टर के केस में करंट और ईएमएफ दोनों इन फेज चलते हैं, नो लीड नो लैग, मतलब ई आर और करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। और ई आर वेक्टर बड़ा क्यों दिखाया है? ऑब्वियसली बिकॉज I0 is E0 by R, तो E0 is greater than I0, मतलब पीक वैल्यू ऑफ EMF is greater than peak value of current, इसके लिए। Then as you know already, I'll change color here. In case of inductance, EL leads I with an angle which is pi by 2, तो ये हो गया EL vector। Then as you know, by the way, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज अंडर वन assumption. That assumption is EL is greater than EC, which means यहां पे इंडक्टर डोमिनेट करेगा, या फिर यू कैन से अंडर कंडीशन XL greater than XC। क्यों? बिकॉज यू नो E is equal to IR, तो ER is equal to IR, EL is IXL, so EC is IXC। EL greater than EC का मतलब होता है XL greater than XC, बिकॉज करंट तो कांस्टेंट ही है, तीनों में सेम है, करेक्ट? तो the diagram that I am drawing is under this condition that inductor is dominating। और मैंने बोला था कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, इट इज डिसाइडेड बाय हु इज डोमिनेटिंग। तो यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ यस, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए पहले केस में मैं EL को डोमिनेट दिखा रहा हूं। तो EL इज डोमिनेटिंग मतलब value of XL is greater than XC, right? Good. Now you have learned that if you have two vectors
directed along same line but in opposite direction. So they are along same line but in opposite direction. The resultant of these two vectors will be in the direction of the bigger vector. मतलब ये जो ग्रीन में मैंने बताया है, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ई एल एंड ई सी. तो ये आ गया आपका ई एल माइनस ई सी वेक्टर. देन हमने तो यहाँ पे सिर्फ ई एल और ई सी का रिजल्टेंट देखा, ई आर को तो भूल ही गए हम लोग. तो अब ई एल माइनस ई सी और ई आर, इसका जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी समवेयर हियर, क्योंकि ई आर और ई एल माइनस ई सी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो रिजल्टेंट जाता है अलोंग डायगोनल. तो इट इज अलोंग डायगोनल हियर, राइट. तो इसका मतलब दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट, मतलब फाइनल ईएमएफ, and it is leading current by an angle which is phi. Why it is leading current? Because यहाँ पे EL dominate कर रहा है, मतलब XL dominate कर रहा है. मैं इसको उल्टा भी दिखा सकता हूँ. I can show EC greater. तो रिजल्टेंट जो होगा EC माइनस EL डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो यू विल हैव EC माइनस EL. फिर यहाँ पे EMF वेक्टर यहाँ जाएगा, क्योंकि EC माइनस EL और ER का रिजल्टेंट होगा इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. इसका मतलब यहाँ पे फेज एंगल होगा फाई. इसका मतलब यहाँ पे करंट लीड कर रहा है और EMF लैग कर रहा है. तो एक ही सर्किट में जस्ट बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ किसका, EL एंड AC, मतलब XL and XC, मतलब you remember XL was omega L, मतलब 2 pi f L, and XC was 1 upon 2 pi f C. L तो कांस्टेंट होता है, C भी कांस्टेंट होता है, 2 pi भी कांस्टेंट होता है. मतलब you are just changing the frequency of the input signal and you can use the same circuit as current leading or current lagging or no lead lag. तो हम तीन अलग अलग सर्किट की जगह पे एक सिंगल सर्किट को यूज करके भी हमारा पर्पस सर्व कर सकते हैं, राइट. ओके, सो नाउ हमने ये देखा कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय रेजिस्टर, ऑफ कोर्स. इंडक्टिव सर्किट में there was resistance offered to AC by inductor, pure inductor, जिसको हमने inductive reactance बोला था. Then capacitive circuit में the resistance is offered to the current by a quantity called as capacitive reactance, right. यहाँ तो तीनों है. यहाँ अगर तीनों है तो we need to make equation for total resistance offered by L, C and R to the current. वो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू नो कि रिजल्टेंट E of two vectors which is ER and EL minus EC, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है? इसका मतलब व्हाट आई एम आस्किंग यू इज, आई हैव अ वेक्टर A, अ वेक्टर B और इसका रिजल्टेंट है R. तो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ R फॉर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मतलब बेसिकली आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 90. यहाँ पे ये टर्म 0 होती है. एक्सीलेंट. तो सिमिलरली क्योंकि E जो है ये EL माइनस EC और ER का रिजल्टेंट है, तो यू कैन राइट डाउन E स्क्वायर एज EL माइनस EC ब्रैकेट स्क्वायर माइनस नहीं प्लस ER स्क्वायर, राइट. करेक्ट. क्लियर. दिस शुड बी क्लियर. नाउ we know that
ER is equal to IR, EL is equal to IXL, EC is equal to IXC और E is equal to I। अभी क्या लिखूं, कुछ बचा ही नहीं। R भी यूज हो गया, XL भी यूज हो गया, XC भी यूज हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं Z। The Z is called as impedance. Impedance is total resistance offered by L, C and R to AC current. राइट, तो मैं ये सारे के सारे वैल्यूज ऊपर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे था EL माइनस EC होल स्क्वायर, मतलब IXL माइनस IXC होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आई कॉमन निकाल लिया, आई स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो Z स्क्वायर इक्वल टू XL माइनस XC होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी आई है, देखो इसमें XL भी है, इसमें XC भी है, इसमें R भी है, so this is called as impedance. So impedance is total resistance offered to AC current by L, C and R, right? अब you can actually say कि कौन डोमिनेट करेगा, राइट? तो इट इज वेरी ऑब्वियस, यू कैन डू इट इन टू डिफरेंट वेज बाय द वे। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूं विच इज ग्राफिकल मेथड। तो यहां पे आप देख रहे हो, इफ आई टेक tan ऑफ phi here, tan is opposite side which is EL minus EC upon adjacent side which is ER, है ना? So I can write from figure that tan phi is, so from figure I can say tan of phase angle or phase difference phi is EL minus EC upon ER, राइट? ER ही है ना, ये अपोजिट साइड है EL माइनस EC और एडजेसेंट साइड ER है, ओके? Then we know this is IXL minus IXC upon IR, मतलब tan phi in short आपको मिलेगा XL minus XC by R. I'll call this equation number 1 and equation number 2. अब ऐसा है कि हमने जो वेवफॉर्म लिया था, हमने कुछ भी नहीं बोला, हमने बोला है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, राइट? और नाउ व्हाट वी कुड हैव सेड कि E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या तो सिर्फ इसको ऐसा लिखो और I को बोल दो I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, करेक्ट, राइट? अब हमको देखना है कि कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। मतलब केस नंबर 1, अगर XL ग्रेटर देन XC है, तो अगर XL ग्रेटर देन XC है, XL ग्रेटर देन XC है, तो बेसिकली न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, tan की वैल्यू पॉजिटिव। tan की वैल्यू पॉजिटिव मतलब phi इज पॉजिटिव, क्योंकि tan की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? फॉर थीटा पॉजिटिव। इफ यू रिमेंबर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इट इज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द वे, राइट? तो दैट व्हिच इंप्लाइज phi इज पॉजिटिव,
फाई पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा? आई एम इंटेंशनली ट्राइंग टू कंफ्यूज यू. It has to be intentional confusion here. What does that mean? फाई पॉजिटिव मतलब करंट लीड कर रहा है, पर करंट लीड कर रहा था क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो ये लीड कर रहा था. फिर तो क्या करेंगे? What will you do? How do you write down general expressions? कैसे करेंगे? तो इस केस में, इन दिस केस व्हाट यू डू इज माइनस लिखते हो. जनरल एक्सप्रेशन को ही आप नेगेटिव कर देते हो. तो यू से इन दिस केस you take the waveform of current as this. क्योंकि फाई पॉजिटिव आया तो बीच में नेगेटिव लिखना पड़ेगा, so that current is lagging and EMF is leading, right? और इस केस में by the way, in this case impedance में भी dominating factor XL है, इसलिए XL minus XC is greater than 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू. वैसे डजंट मैटर क्योंकि ये वैसे भी स्क्वायर ही आता है, तो नेगेटिव भी आया तो स्क्वायर हो जाएगा. तो ये केस 1 हो गया. तो फिर भी इम्पिडेंस अगर लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, कोई इशू नहीं है. देन सम बुक्स फॉर एग्जांपल, जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूं, मैं ऐसे भी बोलूंगा, उसमें भी स्पेशल केस इफ XC इज 0, मतलब ये सर्किट कौन सा बनेगा? LR. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस नहीं है, तो LR सर्किट बोलेंगे, राइट? The circuit will be called as LR. Good. Then, in the next case, if XL is less than XC, तो जैसे यहाँ पे XL greater than XC था तो phi पॉजिटिव था, तो इसका मतलब यहाँ पे phi नेगेटिव आएगा. क्यों? क्यों नेगेटिव आएगा? क्योंकि XL minus XC will be negative, तो tan of negative is negative angle. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जनरल वेवफॉर्म क्या लिखोगे? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. Who is leading? Who is lagging? EMF is leading. करंट इज लीडिंग, तो करंट में प्लस हो जाएगा. देखो सिंपल चीज है ना. आई विल टेल यू ऑल्टरनेट वे आल्सो. मैं आपके टेक्स्ट बुक का तरीका बता दूंगा आपको. सिंपल है. अगर अगर XL XC से ग्रेटर है, मतलब EL EC से ग्रेटर है, मतलब इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, मतलब EMF लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल सर्किट विल बिहेव एज इंडक्टिव. क्यों? क्योंकि डोमिनेट कौन कर रहा है? इंडक्टर. सिर्फ इतना है कि जब प्योर इंडक्टर होता है उस केस में फेज डिफरेंस π/2 होता है, यहाँ पे π/2 नहीं है. You can see from diagram also, it's not π/2, right? It is between 0 and 90. Okay, good, correct, good. So if you are getting confused with this thing, तो लिखो ही मत. खत्म. आपको क्या बताना है? हमारा बताना, क्या बताना चाहते हैं हम? कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? -5 का मतलब ये हो गया कि करंट इज लैगिंग. डन. ओके, तो डू नॉट राइट दैट कंडीशन. फिर इसको भी मत लिखो, वी डोंट केयर. तो बीच में प्लस लिख दिया, मतलब करंट इज लीडिंग. बस बात खत्म. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड हियर. तो वापस से अगर यहाँ पे अगर XL ही 0 है तो इसको बोलेंगे RC सर्किट, राइट? गुड. तो in this particular case, impedance will be just XL square plus R square, and here in this case you will have impedance as under root of XC square plus R square. You may have third case where XL is equal to XC.
तो इसको इस केस में z इक्वल टू r होता है, इस केस में देयर इज नो लीड नो लैग, मतलब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। बाय द वे इसको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई, राइट। तो इफ यू इक्वेट दिस, ये आगे आएगा हमको, ये ओमेगा एल था, ये 1 अपॉन ओमेगा सी था, तो ओमेगा स्क्वायर आपको मिलता है 1 अपॉन एल सी, तो 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मिलता है 1 अपॉन एल सी, मतलब 2 पाई एफ मिलता है 1 अपॉन रूट एल सी, मतलब एफ मिलता है 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल इंटू सी। इसको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, राइट। गुड, सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। तो ओवरऑल व्हाट वी हैव डन इज, हमने तीनों ही कंपोनेंट्स लगा दिए साथ में, फेजर डायग्राम क्या बन रहा है हमने देखा, राइट। हमको पता है इस केस में, जस्ट टू डिस्कस, हमने EL ग्रेटर देन EC लिया है। व्हेन EL इज ग्रेटर देन EC, EMF विल बी लीडिंग, करंट विल बी लैगिंग। उल्टा बोलता मैं, EC ग्रेटर देन EL बोलता तो रिजल्टेंट जाता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो ओवरऑल EC माइनस EL का रिजल्टेंट और ER का रिजल्टेंट, मतलब E ऐसा कुछ आता आपके पास, राइट। गुड, तो वो हमने डायग्राम में नहीं दिखाया, बट वो हमने कंडीशंस में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि E जो है ये ER और EL माइनस EC का रिजल्टेंट है। तो आई कैन राइट दिस एज, एंड व्हाई नॉट, यहाँ पे और एक टर्म आता है 2 cos phi वाला टर्म, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंगल बिटवीन 90 है, तो cos ऑफ दैट एंगल इज 0। गुड गुड, देन हमको पता है EL है IXL, EC है IXC और ER है IR, और E को लिखा IZ, where Z is called as impedance, that is a total resistance offered by L, C and R to alternating current। तो बस इसको सॉल्व करते गए हमको मिल गया इम्पिडेंस का इक्वेशन। तो एज आई टोल्ड यू, इम्पिडेंस टोटल रेजिस्टेंस, देखो XL भी है, XC भी है, R भी है इसमें, राइट। एंड फ्रॉम फिगर वी कैन फाइंड आउट tan of phi XL minus XC by R, राइट। तो हमने क्योंकि EMF का वेवफॉर्म अज्यूम करके रखा है A0 sin ओमेगा t, तो अब हमको देखना है कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। अगर XL ग्रेटर देन XC है, मतलब इंडक्टेंस इज डोमिनेटिंग कैपेसिटर, तो इन दैट केस क्योंकि इंडक्टेंस ने डोमिनेट किया है, तो इंडक्टेंस के केस में EMF लीड करता है, मतलब करंट लैग करता है, तो बीच में माइनस साइन आएगा। गुड, अगर कैपेसिटेंस जीरो ही हो गया, मतलब द सर्किट विल बिहेव एज प्योरली इंडक्टिव। मतलब प्योर इंडक्टिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो फेज लीड लैग क्रिएट करता ही नहीं है ना, तो इंडक्टर डिसाइड कर रहा है अब, और प्योरली इंडक्टर ही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि XC जीरो हो गया, तो इंपेडेंस आ जाएगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ पे अगर XL लेस हो गया XC से, मतलब वो दूसरा केस जब आपका डाउनवर्ड वेक्टर आता है, तो उस केस में पता है करंट लीड करता है, इसलिए बीच में हमने ओमेगा टी प्लस पाई लिखा है। अगर XL जीरो हो गया तो उसको RC सर्किट बोलेंगे। Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। तीसरा केस जब XL और XC की वैल्यू सेम हो गई, मतलब द सर्किट इज बिहेविंग प्योरली रेजिस्टिव, राइट, ओनली रेजिस्टेंस। गुड, तो I इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी, बिकॉज देयर इज नो लीड नो लैग। गुड, उसको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, बाय द वे वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये पूरा रिपीट करूंगा, और ये आज के नोट्स एंड द वे योर बुक्स आर सेइंग बोथ विल बी डायरेक्टली पेस्टेड, क्योंकि जरूरत नहीं है वहां पे शॉर्ट करने की, प्रिसाइज दिया है। बट दिस मेथड, द वन आई एम टेलिंग यू, आई विल बी गिविंग यू दिस नोट्स, okay। Other method is from the book, it's not other method, is the other way of writing। So we will stop here for today.